मुझे अपनी मौत के समय ही पता चला कि बाई निंगबिंग, स्कूल की खूबसूरत लड़की, जिसने 10 साल से ज़्यादा समय तक मेरी इतनी अच्छे से देखभाल की थी, असल में वही थी जिसने मेरे आसपास के सभी लोगों को अपने हाथों से मार डाली थी, यहाँ तक कि मेरे पैर भी तोड़ दिए थे। फिर भी मैंने बिल्कुल शिकायत नहीं की। मुझे लगा कि मेरी मौत से वो खुश हो जाएगा, लेकिन अचानक उसने मेरे साथ खाई में कूदने का फैसला किया। आखिर में मैंने उसे धुंधला सा कहते सुना, काश तुम मुझसे झूठ बोलते रहते। यादें लहरों की तरह वापस आ गईं। मेरा दोबारा जन्म हुआ उस दिन जब मैंने बाई निंगबिंग के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। मुझे साफ पता था कि बाई निंगबिंग ने बहुत पहले ही जिंदगी से हार मान ली थी, और मैंने अपनी पिछली जिंदगी में आज जो किया वो उसके अंधेरे में जाने की शुरुआत थी। इसलिए एक अमीर परिवार के नाजायज़ बेटी के तौर पर उसकी पहचान सामने आने के बाद उसने कसम खाई कि वो अपनी बाकी जिंदगी उन सभी को मार डालेगी जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी और मुझे मौत से भी बदतर हालत में पहुंचाई थी। अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसे प्यार करने का फैसला किया। इसी समय भीड़ में एक अंडाकार जगह खुली। सब लोग सेंटर की तरफ मुड़े, हंस रहे थे, गालियां दे रहे थे और हंगामा कर रहे थे। अंदर बाई निंगबिंग घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। उसने एक साफ लेकिन थोड़ी अस्त व्यस्त सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी, अपने हाथों से अपना चेहरा ढकी हुई थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। लेकिन जो क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ा रहे थे वे न सिर्फ रुके नहीं बल्कि और भी तेज हो गए। और मैंने न सिर्फ उसका मजाक उड़ाया था बल्कि इस घटना की वजह भी वही था। बाई निंगबिंग के पास एक टूटी हुई घड़ी चुपचाप पड़ी थी, जो उसने मुझे प्यार की निशानी दी थी। अब मैंने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। बाई निंगबिंग ने अपना सिर उठाया। उसकी नज़र वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर घूम रही थी, जैसे हर एक को याद करने की कोशिश कर रही हो, जब तक कि वो तीखी नज़र मेरे चेहरे पर नहीं पड़ी, जो धीरे धीरे किसी खोई हुई आत्मा जैसी निराशा में बदल गई। मैं मरने के लायक हूं, मैंने मुश्किल से कहा। मैं 1000 बार मर सकता हूं। गुहान, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? भीड़ के दूसरी तरफ से लियू रुयान की बेसब्र आवाज गूंजी। मैं थोड़ा मुड़ा और लियू रुयान की तरफ देखा, अपने पैरालिसिस के बाद के पलों को याद करते हुए। मुझे सिर्फ नफरत महसूस हुई। रुयान ने मुझे घमंड से देखा, होंठ से कोड़े, और कहा कि इस बेचारे को जल्दी से बाहर निकाल दो, हमने उसका यहाँ स्वागत नहीं किया। उस पल मेरा सिर दर्द से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये ठीक वही पल था जब मैंने अभी अभी ऐलान किया था कि बाई निंगबिंग का पीछा करना सिर्फ एक खेल है, और मैंने उसकी बुरी तरह बेइज्जती की थी। इससे पहले वो मुझे कितना भी पसंद करती हो, बाई निंगबिंग अब मुझसे बिल्कुल नाखुश थी। मैं बस आगे बढ़ा, देखने वालों को एक तरफ किया और कहा, चुप हो जाओ। गोगे, क्या तुम उस पर शैंपेन फेंकने वाले हो या उसके सिर पर आइस बकेट रखने वाले हो? ठीक है, चुप हो जाओ। एक और बात और मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बाई निंगबिंग ने देखा। कोई आ रहा था, अपना सिर थोड़ा झुकाए हुए। मैंने उनके एक्सप्रेशन देखे और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस पल कोई फैसला कर लिया हो। उनकी एम्बर आंखें बैकलाइट में खास तौर पर गहरी लग रही थीं, जिससे मेरे लिए उन्हें समझना नामुमकिन था। मैं कांप गया, लेकिन फिर भी अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और बाई निंगबिंग का चेहरा पूछा। धीरे से बात करने की कोशिश की। तुम्हारा चेहरा दागदार होगा, मैंने टिश्यू पकड़ते हुए कहा। मेरा चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया था। क्या समय को थोड़ा भी पीछे नहीं किया जा सकता? ये सच में बहुत बुरा था। ये लड़की अब मुझसे नफरत करती होगी। वो पक्का मुझे पैरालाइज करने की साजिश रच रही है। मुझे देखते ही लियू रुयान तुरंत मुंह बनाकर बैठ गई, जैसे कोई मरीज टॉयलेट पर बैठ जाता है, और बहुत कंफ्यूज महसूस कर रही थी। क्या इस आदमी को अब मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी चाहिए थी? क्या हो रहा था? गालियां बकते हुए लियू रुयान मेरे पास आई। तुम्हें क्या हुआ है? उठो, मैंने उसे दूर खींचने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। उठो, मैंने उसे जोर से धक्का दिया। बाई निंगबिंग चुपचाप जमीन से उठी। उसने वो पुरानी घड़ी उठाई जिसे मैंने जमीन पर पटक दिया था, और जाने लगी। शायद वो बहुत देर से घुटनों के बल बैठी थी, इसलिए वो अचानक आगे की ओर झपटी, लगभग जमीन पर गिर ही जाती। मैंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। वो घमंड से भौहें चढ़ा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। क्या? घड़ी? अरे, क्या तुम अभी भी मुझे दे सकती हो? बाई निंगबिंग ने मेरी बात अनसुनी करते हुए अपना हाथ मेरी पकड़ से छुड़ा लिया। दफा हो जाओ।
मैंने कोशिश की लेकिन बाई निंगबिंग ने मुझे बुरी तरह टोक दिया। उसकी आवाज़ बर्फीली ठंडी थी। बहुत हो गया, अब मुझे जाने दो, या तुम चाहते हो कि मैं रुककर तुम दोनों के आगे झुकूं? ये सुनकर मैंने चुपचाप अपना सिर पीट लिया। लियू रुयान गुस्से में पीछे से चिल्लाई, गुहान, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्या तुम पागल हो गए हो? पिछली जिंदगी में मुझे लियू रुयान के सामने अपनी बात माननी थी और फिर सबके साथ मिलकर इस बेचारी बदकिस्मत लड़की का मजाक उड़ाना था। और उसके बाद पब्लिक ओपिनियन? कहानी में हलचल मचने लगी। जमीन पर घुटनों के बल बैठी बाई निंगबिंग की फोटो तेजी से फैल गई और उसके क्लासमेट्स के बीच चर्चा का विषय बन गई। लेकिन पहले के बाई निंगबिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो लोग उसकी परवाह नहीं करते थे, उन्हें उसे और समझाने की जरूरत नहीं थी। फिर भी रोशनी की एक किरण, एक हल्की सी किरण उसकी कभी अंधेरी जिंदगी में चमक उठी। उसने सोचा कि वो अपनी हल्की सी रोशनी से आगे का रास्ता रोशन कर सकती है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि तथाकथित रोशनी तो और भी गहरे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। जब रोशनी का एकमात्र जरिया झूठ में लिपटा हो, तो उसकी जिंदगी की उम्मीद हवा में मोमबत्ती की तरह बुझ गई और सिर्फ नफरत बची। बेशक मैं जानता था, अपनी पिछली जिंदगी में बाई निंगबिंग के छोटे से विला में उन तकलीफदेह दिनों में मैं लगातार पछता रहा था और उसकी निराशा महसूस कर रहा था। मैं दुख झेलने के लायक था, अपाहिज होने के लायक था, एक भयानक मौत मरने के लायक था। बाई निंगबिंग के हिलते हुए शरीर को देखकर मेरे दर्द भरे चेहरे पर आखिरकार कुछ राहत मिली। मैं जल्दी से उसके पास गया, उसे सहारा देना चाहता था। मुझे मत छुओ, बाई निंगबिंग ने अचानक मुझे धक्का देकर दूर कर दिया। वो अब पूरी तरह से मान चुकी थी। वो आसानी से अंदाज़ा लगा सकती थी कि मैं खुद को बेइज्जत करने और टॉर्चर करने की साजिश कर रहा हूँ। वो सिर झुकाए आगे बढ़ी। मैंने पछतावे के भाव से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता था कि मैं बहुत आगे निकल गया, लेकिन क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? बाई निंगबिंग ने ठंडी आवाज में कहा। मेरा हाथ झटक दिया। मैं जल्दी से उसके पीछे गया और उसे रोकते हुए गंभीरता से कहा, बस इस आखिरी बार, क्या तुम मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका दे सकती हो? क्या तुम अभी मेरे साथ खेलना चाहती हो? बाई निंगबिंग के होठों पर एक उलझन भरी मुस्कान आ गई। मुझे नहीं पता था कि वो खुद पर हंस रही थी या मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराया, उसके चेहरे पर फिर से आंसू बहने लगे। मैंने फिर से एक टिश्यू निकाला और उसे दिया। उसके आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन बाई निंगबिंग ने मेरी अच्छी बात को ठुकराते हुए उसे हल्के से पटक दिया। अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बहान, तो बेहतर होगा कि तुम मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, हमेशा के लिए। नहीं तो मैं पक्का, इससे तुम्हें लगेगा कि काश तुम मर जाते। इस समय बाई निंगबिंग की आंखों में साफ नफरत भरी हुई थी, लेकिन उसके पीछे खड़ी लियू रुयान को अचानक एहसास हुआ कि उसका लंबे समय से ट्रेंड कुत्ता किसी और पर अपनी पूंछ हिला रहा है। लियू रुयान उसकी मंगेतर थी। साफ साफ कहूं तो वो बस एक बोझ थी, जिसे कभी भी बदला जा सकता था अगर उन दोनों के बीच अनबन हो जाती। इसलिए उसने हमेशा लियू रुयान की हर बात मानी थी। जन्मदिन की दावत में बाई निंगबिंग को बेइज्जत करने का प्लान भी उसी ने शुरू किया था। हालांकि प्लान के मुताबिक उसे एक घुटने पर बैठकर जोश से उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहिए था और फिर लियू रुयान उसे सीधे मना कर देता। इस तरह बाई निंगबिंग एक ही बात कहकर चली गई, बिना पीछे मुड़े मुड़ गई और चली गई। ये सुनकर मेरा चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। मैंने बस अपना सिर घुमाया और अपने पीछे हैरान भीड़ से कहा, आज का तमाशा यहीं खत्म होता है, अपना ख्याल रखना। ये कहकर मैं जल्दी से चला गया और पूरी जगह शांत हो गई। लियू रुयान ने अपना निचला होंठ कसकर काट लिया। उसका छोटा सा चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था। उसकी लाल आंखें हल्की रोशनी में और भी ज्यादा लाल दिख रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं, ये दुम हिलाने वाला कुत्ता, असल में किसी और पर मेहरबानी कर रहा था। होटल से निकलते समय बाई निंगबिंग को ढूंढते हुए जब मैं एक छोटी सी गली से गुजरा तो मैंने दूर से एक लड़के को आह भरते हुए सुना, निंगबिंग, मैंने तुमसे कहा था कि गुहान के कुछ और इरादे हैं ना? तुम जाने की जिद क्यों कर रही थी? ये सुनकर मुझे पता था कि मैं मुश्किल में पड़ने वाला हूं। अगर मैं बाई निंगबिंग की सड़ी हुई सफ़ेद चांदनी थी तो गली में बोलने वाला बाई निंगबिंग का 10 साल का दोस्त लुओ हाओ था। वो बाई निंगबिंग का खूनी बदला था। ये सब उनके बीच के झगड़े की वजह से हुआ। इस समय गली में दोनों आदमियों ने मुझे देखा। लुओ हाओ सबसे पहले। नहीं, उसने हाथ फैलाकर मेरा रास्ता रोका। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना चेहरा दिखाने की? मेरे दोबारा जन्म लेने के बाद से एक के बाद एक बहुत कुछ हुआ है।
मेरा गुस्सा हमेशा से ही बहुत तेज रहा है, और अब जब मैंने देखा कि कोई बाई निंगबिंग का दिल जीतने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। जो भी हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। बेबस लुओ हाओ के सामने मैं अभी भी एक अमीर दूसरी पीढ़ी का आदमी हूँ। मैं उसे बिना किसी वजह के अपनी बेइज्जती कैसे करने दूं? हालांकि मैं बेइज्जती के लायक हूँ, गुहान तुम आखिर चाहते क्या हो? लुओ हाओ की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन वो हैरानी से थोड़ा कांप रहा था। निंगबिंग पहले से ही इतना बेचारा है, और तुम फिर भी उसे जाने नहीं दोगे? लुओ हाओ उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता रहा, तो मैंने तुरंत लुओ हाओ का कॉलर और गर्दन पकड़कर मैंने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया। लुओ हाओ डर के मारे पीला पड़ गया और अपने आप पीछे हट गया। मैंने धीरे से उसका चेहरा थपथपाया, फिर उसे गली की दीवार से टकरा दिया। बाई निंगबिंग ने लुओ हाओ को धीरे धीरे दीवार से नीचे खिसकते देखा तो उसकी आंखों में ठंडक दौड़ गई। देखो, तुम कितने बेचारे हो। तुम इतने लूजर हो, फिर भी दूसरों के काम में दखल देते हो। अगर डर रहे हो तो घर जाओ और अपना दूध पी लो। मैंने लुओ हाओ के सामने मुट्ठी चढ़ाई। बातों का क्या फायदा? अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा रुककर अपनी काबिलियत के बारे में सोचो। अगर तुम में काबिलियत नहीं है तो ऐसे घमंड वाले दावे मत करो। मैंने मन ही मनाह भरी। बाई निंगबिंग के पास गया जो अपनी मुट्ठियां भींच रही थी, और बिना कुछ कहे उसे पकड़ लिया। बाई निंगबिंग ने मेरी पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी ताकत लगाकर उसे काबू में कर लिया। कुछ झटकों में मैंने उसे घसीटकर सड़क के किनारे कर दिया। बाई निंगबिंग ने अपना हाथ मुझसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। वो बस मुझे बेइंतहा नफरत भरी आंखों से घूर सकती थी। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा। मेरे होठों पर एक मुस्कान थी और मैंने अपना सिर उसके सिर से सटा लिया, जैसे कोई जवान जोड़ा कीचड़ भरे मैदान में हो। पहले की तरह बाई निंगबिंग ने तुरंत संघर्ष करना बंद कर दिया। तुम मुझे और किस बात पर बेइज्जत करना चाहते हो? अपने दूसरे जन्म के बाद मुझे बाई निंगबिंग के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ, एक अजीब प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट और शायद एक अजीब पजेसिवनेस भी। क्या वो बच्चा लुओ हाओ पूरे दिन मेरे बारे में बुरी बातें करता रहा है? मैं आज की घटनाओं के बारे में और नहीं बताऊंगा। वैसे भी तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैं जहां कहूंगा तुम मेरे पीछे पीछे चलोगी। तुम्हारा अभी का स्टेटस मेरी गर्लफ्रेंड है, समझी? एक पल में बाई निंगबिंग की अंबर आंखों में एक ठंडी डरावनी रोशनी चमकी। उसकी लगभग बुरी नज़र ने मुझे फिर से वही डरावनी औरत दिखाई जिसने मुझे व्हीलचेयर से बांध रखा था। मैंने जोर से मुक्का मारा। कांपते हुए मैंने खुद को शांत किया, एक हाथ अपनी जेब में डाला और बेपरवाही से कहा, यहां से मेरे साथ चलो। बाई निंगबिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके गालों पर साफ आंसू बहने लगे। हम थोड़ी देर चले। बाई निंगबिंग ने अपने चेहरे से आंसुओं के दाग पोंछे। क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैंने लड़की की ओर मुड़कर जवाब दिया। थोड़ा हैरान था कि उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया था। हमें छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। अगर लियू रुयान गुस्सा हो गई तो कोई ना कोई हमें ज़रूर रोक देगा। मैं तुम्हारे मामलों में नहीं पड़ना चाहती। वैसे भी तुमने अपना मकसद पूरा कर लिया है, तो अब मुझे जाने दो। बाई निंगबिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका साफ चेहरा हैरानी की बात है कि बहस वाला था, साफ था। उसकी भावनाएं बहुत ज़्यादा दबी हुई थीं, लगभग बेकाबू। मुझे बस घर जाना है, मुझे बस घर जाना है, समझे? लेकिन मैंने बिना झिझक उसे टोक दिया। तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मैं अपने ड्राइवर को फ़ोन करूंगा। मुझे फ़ोन निकालते देख बाई निंगबिंग ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और बटन दबा दिया। ज्यादा जोर से दबाने से उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। उसकी आवाज़ दांतों से कांप रही थी, दांत खींचते हुए और हल्के से फुफकारते हुए। मुझे समझ नहीं आ रही, सच में समझ नहीं आ रही। सब खत्म हो गए, तुम अभी भी मुझसे क्यों चिपके हुए हो? तुम अब भी मुझसे क्या चाहते हो? मैं बस ऐसी ही जिद्दी हूं। एक बार मेरे हाथ में कुछ आ जाए तो मैं उसे छोड़ता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसे घूरा। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। तुम पोनीटेल में बहुत अच्छी लगोगी, लेकिन तुम तो और भी जिद्दी हो। मैं कुछ भी कहूं, तुम हमेशा मुझसे बहस करती हो। तुम्हें मेरे बाल पसंद हैं? बाई निंगबिंग ने अपने सामने खड़े शक करने वाले आदमी को गौर से देखा। उसकी अंबर आंखों में गहरी गहरी रोशनी चमक रही थी। तो अगर मैं अपने बाल काट लूं तो तुम मुझे जाने दोगे ना? अगले ही पल बाई निंगबिंग ने अपने गंदे बैकपैक से कैंची निकाली, अपने माथे से लंबे बालों की एक लट उठाई और उसे काट दिया। काले बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे। तुम क्या कर रही हो? मैंने उसे रोकते हुए चिल्लाया। ये किस तरह का खुद को नुकसान पहुंचाने वाला काम है? मुझे इससे सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन बाई निंगबिंग अपनी जगह पर डटी रही। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी।
अगर खुद को नुकसान पहुंचाने से तुम्हें मुझसे नफरत होती है तो तुम मुझे जाने दोगे, उसने सोचा। अगले ही पल उसने कैंची पकड़ी और अपने गाल पर मार ली। उसी पल मैंने फुसफुसाते हुए कहा, भले ही तुम चेहरा पूरी तरह से खराब कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हमेशा तुमसे चिपका रहूंगा। बाई निंगबिंग की आंखों में आंसू भर आए और उसने विनती की, प्लीज मुझे टॉर्चर करना बंद करो। मुझे बताओ कि मेरे साथ क्या गलत है, मैं बदल जाऊंगी, ठीक है? उसकी दयनीय लाचार हालत को देखकर क्या मैं सच में उसकी जिंदगी में अंधेरे की आखिरी किरण था? नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे बचाना चाहता था। चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे नतीजा कुछ भी हो। भले ही वो जिंदगी भर मुझसे नफरत करे, भले ही मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, यही मेरी सही सजा है। अब मैं बाई निंगबिंग को अपनी माँ की दोस्त पंग ई के पास ले जा रहा हूँ। वो एक डॉक्टर है। मैं बचपन से ही अपनी चोटों के लिए हमेशा उसके पास जाता रहा हूँ। मैंने ड्राइवर को बुलाया, बाई निंगबिंग को कार का इंतजार करने के लिए सड़क किनारे घसीटा और मौका देखकर उसके हाथ से घड़ी छीन ली। ये एक नाजुक पुराने ज़माने की मैकेनिकल घड़ी थी। अगर मैंने मरने से पहले इसे चमकते नहीं देखा होता तो मुझे लगता कि इसे कूड़ेदान से उठाया गया है। जल्द ही एक काली सेडान सड़क किनारे रुकी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैं बाई निंगबिंग को पेंग यी के पास ले गया। मैं उसके स्कूल बैग की रखवाली करने के लिए पीछे रह गया। अंदर एक अकाउंट बुक और एक कैंची थी। एक डिटेल्ड टेबल में बाई निंगबिंग की पिछले 2 महीनों की पार्ट टाइम नौकरी से हुई कमाई का ब्यौरा था। हर दिन की शुरुआत में एक कागज़ का टुकड़ा होता था जो किसी नोटबुक से फाड़ा हुआ लगता था, जिस पर कुछ टूटी फूटी लिखावट होती थी। गुहान ने कहा कि उसे मेरा पोनीटेल में बाल बनाना पसंद है, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहती थी जो वो चाहता था। मैं उसका खिलौना नहीं थी और मैं उसके सामने अपनी इज्जत बनाए रखना चाहती थी। मैं पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही थी, लेकिन मुझे पता था कि किसी को पसंद करने का क्या मतलब है। ये 2 इज्जतदार आत्माओं का एक दूसरे के करीब आना था। लेकिन मेरे प्रति उसका रवैया पसंद करने से बिल्कुल अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इस दुनिया में कोई भी मेरे प्रति इतना दयालु नहीं रहा। किसी ने मेरी इस तरह परवाह नहीं की। मैं बस खुद पर काबू नहीं रख पा रही हूँ। कल मैं एक बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। वे कहते हैं कि मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम से जाना है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी किस्मत पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मैं जाने की इच्छा को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं स्वर्ग से प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी देवताओं और बुद्धों से विनती करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वे मेरी रक्षा करेंगे। भले ही ये एक सपना हो, मुझे उम्मीद है कि ये एक सुंदर सपना होगा जो मुझे चैन की नींद सोने देगा। भले ही वो मुझसे झूठ बोल रहा हो, मुझे उम्मीद है कि वो जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही झूठ बोलता रहेगा। मैंने कुछ कागज़ों को वापस अपने बैग में रख लिया और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। मैं मरने के लायक हूँ। क्लिनिक के अंदर पेंग यी ने बाई निंगबिंग को ध्यान से देखा, फिर मुझे बाहर खींच लिया। हल्की रोशनी में पेंग यी का चेहरा अजीब तरह से गंभीर था। लड़की बहुत कमज़ोर थी और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बुरी तरह खराब हो गया था। उसका पेट एक पिचकी हुई बियर की बोतल जैसा था। उसका डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्शन फंक्शन एक नॉर्मल इंसान का सिर्फ 1/3 था। मैंने अपना सिर खुजलाया, बोलने में हिचकिचा रहा था। पेंग यी ने आगे कहा, उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। इतनी दिमागी तौर पर अनस्टेबल लड़की को पीटने वाला कौन इतना बुरा था? क्या ये इंसाफ नहीं है? मैंने भी गुस्से में अपना चेहरा रगड़ा और गालियां देने लगा। हाँ, सही कहा। जो लोग उसे छेड़ते और पीटते थे वे सूरों और कुत्तों से भी बुरे थे। पेंग युआन ने भौएं चढ़ाईं। उसने मेडिकल रिकॉर्ड देते हुए अपनी आवाज़ नर्म करते हुए कहा, ये छोटी लड़की का मेडिकल रिकॉर्ड है, इसे बाद में दे देना। मैं उसके लिए कुछ दवा और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लिखूंगी। उसे कहना कि आगे से कम खाना, ज़्यादा बार खाना याद रखे और इतनी कम उम्र में अपनी सेहत का ध्यान रखे, समझी? ठीक है आंटी। पेंग यू मुझे बहुत देर तक घूरती रही। आखिर में खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, क्या ये छोटी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, मैंने बिना सोचे जवाब दिया, फिर मुस्कुराया और कुछ सेकंड बाद अपना चश्मा तिरछा किया। बस मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई। पेंग यू की भौएं और भी तन गईं। लेकिन इस समय क्लिनिक के कॉरिडोर में तभी कैमरे से बाई निंगबिंग की आवाज़ आई और उसने हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर थपथपाया। मुझे आपकी प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए, चाहे ये लड़की हो या ल्यूरुआन, ये आपकी आज़ादी है। लेकिन आप बहुत समय से घर नहीं आए हैं और आपके पापा को आपकी चिंता हो रही है। जल्द ही एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए आपको अभी भी। उन्होंने ध्यान से अपने शब्द चुने, गहरी सांस ली और कहा,
आपको अभी भी मेहनत से पढ़ाई करनी है और पूरे दिन उन लोगों के साथ नहीं घूमना है। 18 साल की उम्र में मैं इस परेशान आंटी से बहस किए बिना नहीं रह सका, लेकिन मेरे अंदर एक अच्छी फीलिंग आ गई। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है पेंग्यू, मैं कल से ख्याल रखना शुरू कर दूंगा। मेहनत से पढ़ाई करो, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। मैंने मुड़कर कॉरिडोर से बाहर निकलते हुए कहा। बाई निंगबिन को ले जाने से पहले मैंने उसे शांत करने के लिए कुछ बाजरे का दलिया खरीदने का प्लान किया। फिर से अंधेरा हो रहा था, लेकिन लाइटें जल रही थीं, जिससे बाई निंगबिन के चेहरे पर परछाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी के पहले आधे दुख को देख रही हो। लेकिन चाहे अंधेरा हो या रोशनी, वो हमेशा अकेली रहती थी। रोशनी और परछाई के बीच अकेला जीने की उम्मीद की एक किरण ढूंढ रही थी। लेकिन आज बाई निंगबिन सच में थकी हुई थी। उसे अपनी जिंदगी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसके सामने अंधेरा कभी ना खत्म होने वाला था, और अभी अभी जो भोर की किरण दिखी थी वो दूसरों के उसके साथ खेलने के मजे के अलावा और कुछ नहीं था। जब तक मेरी शक्ल कॉरिडोर में नहीं दिखी। वो अपनी दाईं ओर बेंच पर बैठी थीं। मेरा हाथ मेरे बैग में गया, कैंची को कसकर पकड़ा। बैग के अंदर की तेज धार ने मेरी उंगली काट दी। मेरी उंगलियों के बीच से खून टपक रहा था। बाई निंगबिन मुझे दूर से देखती रही। कम से कम एक बार तो मुझे वो पसंद था। मैं उसे भी अपने साथ नर्क में घसीट ले जा सकती हूँ। जैसे ही मैं बाई निंगबिन के पास खड़ा हुआ, सोया मिल्क का कप पकड़े हुए और कौंजी पी रहा था, मेरे चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। मुझे अचानक अपनी जेब में कुछ जलता हुआ महसूस हुआ। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वो दावत की टूटी हुई घड़ी थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरा दिमाग बैठ गया। अगले ही पल बाई निंगबिन ने अचानक बाहर निकाली। उसके शरीर पर खून से सनी कैंची मेरे दिल की तरफ बढ़ा दी गई। कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं, बस एक खामोश चुभने वाला वार, किसी को अपने साथ नीचे गिराने का इरादा लिए हुए। उसी पल बाई निंगबिन और मैंने हवा में आंखें मिलाईं। उसके होठों का घुमाव किसी डूबते हुए इंसान की शांत मुस्कान जैसा था, जो बुलबुले से निकल रही हो। उसी पल मैंने बाई निंगबिन की कलाई पकड़ ली, लेकिन लड़की का आखिरी बेताब वार मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जोरदार था। जल्दबाजी में मैं बस अपना बायां हाथ बढ़ाकर उसे दूर धकेल सका। तेज कैंची जो उसके सीने में घुस गई थी ने आसानी से उसकी बाईं हथेली का मांस काट दिया, जिससे हर जगह खून फैल गया। इससे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भीड़ में चीखें गूंज उठीं और मुझे एक भयानक घाव हो गया। सब ने कैंची पकड़े लड़की की तरफ इशारा किया और फुसफुसाते हुए पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाए। मुझे चाकू मारने के बाद बाई निंगबिन को लगा कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई है। वो मेरे बिखरे खून के बीच घुटनों के बल गिर पड़ी और बेकाबू होकर रोने लगी। वो रुकी, उतनी बेरहम नहीं जितनी उसने सोचा था। उसके बगल में मैं जम गया, अपनी बाईं खून बहती कलाई को पकड़े हुए। ऐसा लग रहा था मैं समझ गया। भले ही मेरे सामने वाली लड़की उतनी खूंखार और बेरहम शैतान न हो, लेकिन बर्थडे पार्टी में उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं। मेरी याद में उस पागल औरत की इमेज, जिसने होठ सिकोड़कर अपने क्लासमेट की मौत की खबर फुसफुसा कर दी थी, धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोती हुई उसकी इमेज के साथ मिलती हुई लग रही थी। बाई निंगबिन बहुत अच्छी, बहुत मात मानने वाली लड़की रही होगी, है ना? मैंने कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से उसे सलाह दी, जी लो, तुम्हारे पास मुझे धीरे धीरे नफरत करने के लिए पूरी जिंदगी है। बाई निंगबिन बिना कोई जवाब दिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी नजरें एक जगह नहीं थीं और अचानक उसने एक पागल औरत की तरह गलियारे में कर्कश ठंडी हंसी निकाली। जब पहले 2 पक्के पुलिस ऑफिसर ने स्टन गन का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर-बितर किया, तो एक ऑफिसर पास आया, आधा उकड़ू बैठा बाई निंगबिन को घूर रहा था, जबकि दूसरा अपनी उंगलियों से उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा था। फिर उसने उससे पूछा, बाई निंगबिन, तुम नंबर 1 मिडिल स्कूल की स्टूडेंट हो, है ना? ऑफिसर 3 सेकंड के लिए रुका, फिर अचानक मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुमने उस पर हमला क्यों किया? बाई निंगबिन की पलकें कांपने लगीं। उसने मेरी हथेली में खून से सने उंगली के सिरे पर नजर डाली, 2 बार आंखें घुमाईं और आखिर में उसके पीले होंठ चुप हो गए। बार बार पूछताछ के बावजूद बाई निंगबिन जमीन पर बिना हिले डुले लेती रही। ये देखकर पुलिस ने बाई निंगबिन को वापस पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। 1 मिनट रुको, मैंने कहा, मैंने खुद को चाकू मार लिया है। एक पल में बाई निंगबिन को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुना है। अचानक उसने मेरी तरफ अविश्वास और आंखों में हैरानी से देखा।
हालांकि पुलिस वाला हैरान लग रहा था। उसने एक नोटबुक निकाला, जल्दी से 2 लाइनें लिखीं और मुझे आगे लिखने का इशारा किया। मैं अजीब तरह से हंसा। असल में, मैंने कहा, वो बेवकूफ़ लड़की और मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी और मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे धमकाने के लिए खुद को चाकू मार लिया। पुलिस वाले ने चुप बाइंडिंग बिन को देखा, फिर खून से लथपथ पूंछ के पंख को। उसे अब भी यकीन नहीं था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, मैं समझ गया, उसने कहा। जाओ पट्टी बांध लो और फिर मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और स्टेटमेंट दो। मैं बाय निंगबिन के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकला और उसके कान में फुसफुसाया, जब पुलिस तुम्हारा स्टेटमेंट लेने आए तो बस इतना कहना कि तुमने मुझे रोकने के लिए मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, समझे? बाय निंगबिन ने बस अपना सिर नीचा किया और खुद चलने लगी। जब मैंने अपनी कोहनी से उसके कंधे पर 3 बार धक्का मारा तो वो आखिरकार फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। ये मेरी कैंची है और मैंने ही तुम्हें चाकू मारा है। मेरे हाव भाव बदल गए, लेकिन मैंने फिर भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की। ऐसा कहने पर तुम्हें जेल हो जाएगी, जेल ही होगी। बाय निंगबिंग जिद पर अड़ी रही। मैंने अपनी कोहनी से फिर से उसके कंधे पर धक्का मारा। मेरी आवाज में गुस्सा था। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनोगी? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? पुलिस वाला मुड़ा और दोनों को फुसफुसाते हुए देखा और तुरंत गुस्सा हो गया। तुम दोनों ठीक से रहो। तुम किस बारे में फुसफुसा रहे हो? अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मैं बाद में करूंगा, ठीक है? मेरी बात खत्म होने के बाद वो पीछे पीछे आया। पुलिस की गाड़ी मीडिएशन रूम में पहुंची। गुस्से से भरे चेहरे वाले पुलिस वाले का सामना करते हुए मैंने सबसे पहले सही और मजबूती से बात की। सच साफ था, मैंने उसे मुझसे रिश्ता तोड़ने से रोकने के लिए चाकू से धमकाया था। पुलिस वाले ने चुप बाय निंगबिन की तरफ देखा और पूछा, तो उसकी चोटों का क्या? बस एक नॉर्मल कपल की बहस, हाथापाई से ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। पुलिस वाले ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उसने पहले ही प्रिंसिपल से पूछ लिया था और पता चला कि बाई निंगबिंग एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, जबकि मैं कम पैसे वाले परिवार का बिगड़ा हुआ बच्चा था। हालात को देखते हुए उसने सच का पता लगा लिया था, ठीक वैसे ही जैसे कई घरेलू हिंसा करने वाले। इसलिए अपने पार्टनर को पीटने के बाद वे रोते और माफ़ी मांगते, यहाँ तक कि अपना इरादा दिखाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाते। ये तथाकथित नेक पुलिस वाला तुरंत उन्हें डांटने लगा, तो तुमने ही ये किया? तुम सच में कुछ हो, है ना? औरतों को मारना काम नहीं करता, इसलिए तुम खुद को नुकसान पहुंचाते हो। मैं चुप था, लेकिन बात यहाँ तक आ गई थी, इसलिए मुझे ही इल्ज़ाम लेना पड़ा। मैंने उसे नहीं मारा, ये बस गलती से धक्का लग गया था। कभी कभी जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। हाँ, मुझे बायपोलर डिसऑर्डर है, तुम मेरे डॉक्टर से पूछ सकते हो। मेरी बेशर्मी देखकर पुलिस वाले ने बाय निंगबिंग से इस बारे में और बात नहीं की। बाय निंगबिंग का नाम अच्छा था, वो पढ़ाई में मेहनती थी और उसके बारे में कभी कोई बुरी खबर नहीं आई। यहाँ तक कि काउंसलर भी बाय निंगबिंग की गलती सुनकर उसी रात पुलिस स्टेशन पहुँच गया। जहाँ तक मेरी बात है तो हालात बहुत बुरे थे। एक आम बुरा स्टूडेंट जिसमें हमदर्दी की कमी थी। स्कूल में क्लास में होने वाली अलग अलग गड़बड़ियों से मेरा दिल भर आया था। मेरे पेरेंट्स को बताने के थोड़ी देर बाद ही मेरी काउंसलर आ गईं। उनका सरनेम सन था और वो चश्मा पहनी एक अधेड़ उम्र की महिला टीचर थीं। उन्होंने मुझे गुस्से से घूरा, जैसे वो मुझसे मांस का एक टुकड़ा नोच लेना चाहती हों। मैं शर्माते हुए मुस्कुराया, लेकिन बाय निंगबिन को मीडिएशन रूम में रुका हुआ देखकर मैंने जल्दी से उन्हें अपनी कोहनी से 2 बार धक्का दिया। इस बीच पुलिस स्टेशन में चिल्लाने और गालियां देने लगे, मुझे गुंडा और समाज से निकाला हुआ कहने लगे। उनकी गालियां और भी बुरी होती गईं। मैंने बिना हिले डुले लगभग सीटी बजाते हुए अपना सिर घुमा लिया। 3 घंटे बाद आधी रात के आसपास मेरे पापा दौड़कर आए। सिचुएशन समझने के बाद उन्होंने मुझसे गारंटी पर साइन करवाया, फीस भरी और फिर मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर ले गए। हम पूरे समय अनजान लोगों की तरह चुप रहे। उस पल मैं अपना दबा हुआ गुस्सा और नहीं दबा सका। मुझे लगा था कि तुम मुझे दिन तक लेने नहीं आओगे, लगता है आज तुम इतने बिजी नहीं हो। पापा धीरे से मुड़े, कुछ नहीं बोले, फिर सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक जलाई और एक के बाद एक सिगरेट पीने लगे। मैं स्ट्रीट लाइट्स को खाली आंखों से देखता रहा। आखिर में पापा ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम्हारी माँ अभी जिंदा होती तो तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुखी होती। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो। मैं दांत भींच रहा था और फुफकार रहा था।
जब से तुम्हारी माँ गुजरी है मैं निचवान नहीं गया हूँ। पैसे खर्च करने में मैं कभी कंजूसी नहीं करता, लेकिन देखो तुम क्या कर रहे हो। छोटी उम्र से ही जब भी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती थीं, तुम चाकू से अपनी कलाई काट लेते थे। अब जब वो बड़े हो गए हैं तो वो इस तरीके में काफ़ी माहिर हो गए हैं। दुश्मन लड़की को धमकाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने का इस्तेमाल करते हैं और पुलिस स्टेशन भी पहुंच गए। मैंने मुश्किल से निगला, ये महसूस करते हुए कि इतनी जोर से काटने से मेरा मुंह खून से भर गया था। फिर हम फिर चुप हो गए। पापा ने अपनी सिगरेट बुझाई। आज लियो रुयान के पापा ने मुझे फ़ोन किया। तुमने उनकी बेटी को सबके सामने शर्मिंदा किया? शर्मिंदा? मैं इतने सालों से उनका कुत्ता रहा हूं और अब मैं और नहीं रहना चाहता। क्या इसे ही शर्मिंदा होना कहते हैं? मैंने तेजी से जवाब दिया। मैं आज ये बात सबके सामने रख रहा हूं। जो कोई तुम्हारे जूते चाटना चाहता है वो खुद करे। ये कैसी बात है? पापा ने अचानक आवाज उठाई। अगर तुम्हारी माँ को पता होता, अपना बदबूदार मुंह बंद करो, तुम मेरे लिए गाली देने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। पापा ने चुपचाप अपनी सिगरेट का बट जमीन पर फेंका और उस पर पैर रख दिया। तुम्हें लगता है कि तुम अब इतने अच्छे हो। मैं देखता हूं कि तुम कब तक इतने नीचे रह सकते हो। कम से कम तब तक जब तक तुम अपने ताबूत में ना पहुंच जाओ। गुहान, तुम खुद को कोई खास मत समझो। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम एक आवारा कुत्ता भी होते तो कुछ नहीं होते। मैं उस टूटे फूटे घर में रहने के बजाय एक आवारा कुत्ता बनना पसंद करूंगा। मुझे तुम्हारे बदबूदार पैसों की परवाह नहीं है। इसे बाहर अपने मैनेजर के लिए रखो। पापा का गुस्से वाला स्टाइलिश हाथ मुझे थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन मैं डरा नहीं। इसके बजाय मैंने अपना चेहरा उनके चेहरे से सटा दिया। चलो, मुझे यहां मारो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। तुम गू सरनेम वाले, उनकी माँ मुझे मारते समय हमेशा बहुत कमज़ोर रही हैं, जैसे मच्छर काटता है। उन्हें थोड़ा जोर लगाना चाहिए, बस मुझे मार देना चाहिए। मेरे पापा कुछ देर वहीं खड़े मुझे घूरते रहे, फिर अपना हाथ हिलाया जैसे मक्खी भगा रहे हों और कहा, बाद में मेरे पास घुटनों के बल बैठकर भीख मत मांगना। फिर वो मुड़ा और सड़क किनारे खड़ी एक काली सेडान में बैठकर तेजी से भाग गया। मैं हिम्मत करके पीछे हटा। मेरी एड़ी सड़क किनारे रखे कूड़ेदान से टकराई। मैं मुड़ा और धीरे धीरे मेटल के डिब्बे को पकड़े हुए नीचे बैठ गया। मुझे लगा कि मेरा दिल और भी जोर से धड़क रहा है, इसलिए मैं एक बच्चे जैसी पोजीशन में सिमट गया। मेरा माथा ठंडे मेटल के डिब्बे की ओर झुका हुआ था। दूर की नियॉन लाइटें लगातार बदल रही थीं। मैंने अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा लिया। मेरे हाथ मेरे बाल नोच रहे थे। मेरी सूखी आंखें दर्द से जल रही थीं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन जो निकला वो पत्तों की कर्कश सरसराहट थी। तभी एक परछाई ने मुझे घेर लिया। चक्कर आने की हालत में मुझे चमेली की हल्की खुशबू आई, जैसे मेरी माँ को लगाने वाला परफ्यूम पसंद हो। माँ! मैं अपने आप परछाई में सिमट गया। उस आदमी की हल्की पीली पैंट से चिपक गया, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी बहती हुई लकड़ी को पकड़ रहा हो। जब तक बाई निंगबिंग की आवाज़ ने मेरा वहम नहीं तोड़ा। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी माँ हूं? अब अगर तुम मुझसे भीख मांगते हो तो बेशक मैं एक बार बिना मन के तुम्हारी माँ बन सकती हूँ और तुम्हें जोर से गले लगा सकती हूँ। मैं जमीन पर उखड़ू बैठ गया। मेरी आंखें जो हमेशा ठंडी चमकती थीं, अब बहुत गहरी हो गई थीं, जैसे नर्क के किनारे की लपटें, झुलसी हुई और राख जैसी। बाई निंगबिन एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे ये भी लगा कि उसे हॉस्पिटल में इतनी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए था और उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। उसने अपना सिर हिलाया, खुद से कहा कि जमीन पर उकड़ू बैठा आदमी एक बेशर्म कमीना है और ये सब उसकी अपनी गलती है। बाई निंगबिंग की मजाक उड़ाने वाली बातें सुनकर मैंने सावधानी से अपना सिर उठाया। उस आदमी की छोटी, एक सेकंड में मेरी आंखों में रोशनी की एक चमक दिखाई दी। क्या तुम पागल हो? तुम आधी रात को घर क्यों नहीं जाते? ये सवाल बाई निंगबिंग को तब से परेशान कर रही थी जब से वो पुलिस स्टेशन से निकली थी। ये देखकर कि मैं संभल गया हूं, उसने तुरंत पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं सच में तुम्हें अभी हॉस्पिटल में मार डालना चाहती थी। मैं चिल्लाया। मेरे इमोशंस बहुत ज्यादा थे। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई, तो अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें लगता है कि मुझे कैंची देने से मैं पीछे हट जाऊंगा? इसके बारे में सोचना भी मत। मैं तुमसे चिपका रहूंगा, चाहे इससे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं हर रात तुम्हारे पास आऊंगा। बाई निंगबिंग का मुंह फिर से खुला और बंद हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम्हें सच में साइकेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्टर कर लेना चाहिए, मैंने सोचा। उसके बिल्कुल इमोशनलेस शब्दों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं चुपचाप जमीन पर बैठ गया। बाई निंगबिंग, जो इतनी हुस्सैल थी, अचानक एक दब्बू पत्नी जैसी हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाली और मुझे दे दिया। क्या तुम रोने वाले हो? क्या तुम मुझे रोते हुए देखना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकूं?
सच कहूं तो रोना ही नहीं चाहिए। तुम बहुत बुरे लग रहे हो। अगर तुम रोए तो शायद पुलिस आकर तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। मुझे और भी गुस्सा आया। इस बाई निंगबिंग के पास जरूर कोई गहरा राज होगा। मैं अचानक खड़ा हुआ। उसने जो रुमाल दिया उसे पकड़ा और जोर से अपना चेहरा पोंछा। नाक सिकोड़ते हुए मैंने बाई निंगबिंग को घूरा। एक पल सोचने के बाद बाई निंगबिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के रुमाल वापस लेने का फैसला किया और जाने के लिए मुड़ी। उसके पीछे हटते हुए रूप को देखकर मैं एक बेफिक्र बदमाश की तरह शरारत से उसके पीछे पीछे चला गया। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। देखो, आधी रात हो गई है। क्या होगा अगर हम कुछ गुंडों से टकरा गए तो? ये खतरनाक है। कोई जरूरत नहीं। बाई निंगबिंग ने चलते हुए अपना सिर हिलाया। मेरा घर पास में ही है। इसके अलावा ये पुलिस स्टेशन के बगल में है। वहां गुंडे की तरह काम करने की हिम्मत कौन करेगा? अपनी बात आधी ही पूरी करते हुए वो रुकी, अपना सिर घुमाई और मुझे खाली नजर से देखा। मैं तुरंत समझ गया कि गुंडा का मतलब मैं खुद हूं, लेकिन मैं आराम से पूरे रास्ते उसके पीछे पीछे चला। हम दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं बोला। करीब 10 मिनट बाद बाई निंगबिंग को लगा कि हम लगभग घर पहुंच गए हैं, इसलिए वो रुकी और अचानक बोली, तुम बर्थडे पार्टी से क्यों भागे? मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है, मेरे वहां रुकने का क्या मतलब है? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर वो अचानक मुड़ी और मुझे घूरने लगी। मैंने गुस्से में अपना माथा पीट लिया। मैं अपने उस बर्ताव को कैसे समझाऊं जिसने मेरी पब्लिक इमेज को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया था? मैंने बहुत सोचा, अपना कॉलर ठीक किया और आखिर में कुछ शब्द कह पाया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए था। बस अचानक एहसास हुआ कि मैंने जो किया वो गलत था और मैं बदलना चाहता था। तुम्हारी एक आदत है, बाई निंगबिंग ने मजाक में कहा। जब तुम झूठ बोलते हो तो हमेशा अपना दाहिना अंगूठा फंसा लेते हो। मैं खाली आंखों से देखता रहा। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैंने अपने घायल बाएं हाथ को अपने दाहिने अंगूठे पर जोर से मारा। तुम बहुत बेईमान हो, बहुत बेईमान हो। और तुम्हारी एक और आदत है, बाई निंगबिंग ने आगे कहा, जब तुम झूठ बोलने वाले होते हो तो तुम्हारी आंखें इधर उधर घूमती हैं। मैंने गहरी सांस ली, अपनी नाक भींची और हंस पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी इतनी परवाह करोगे। तुम अब भी मुझसे मजा लेना चाहते हो ना? नहीं, तुम सच में बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैंने अपने कांपते अंगूठे को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार हूं और मैं सच में बदलना चाहता हूं और इस बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहता। मुझे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे मजा लेना चाहते हो। इस नकली सेंटिमेंटल गेम की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, तो मैं हूं। जैसे ही बाई निंगबिंग ने बोलना खत्म किया, मैंने आगे कहा, असल में आज मैं थोड़ी ज्यादा हो गया। मैं समझता हूं कि अगर तुम ब्रेकअप करना चाहते हो, हम दोस्त के तौर पर शुरुआत कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाता, मैं अचानक बाई निंगबिंग पर झपटा और उसे हैरानी से घूरने लगा। या तो मैं सच में उदास चेहरा बना लूं, या मैं कल तुम्हारे साथ हेड स्कैन करवाने जाऊंगा, ये देखने के लिए कि आज मैंने तुम्हारे दिमाग को नुकसान पहुंचाया है या नहीं। बाई निंगबिंग ने मजाक उड़ाया। मैंने कहा था कि तुम पहले से ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। अब तुम मेरे साथ जो करना चाहोगे मैं करूंगी, समझे? बातों की बात करें तो मुझे याद है कि पिछली जिंदगी में दूसरे दिन के बाद बाई निंगबिंग ने मुझसे फिर कभी बात नहीं की। लगभग उसी समय मेरा अपने पापा से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अगले दिन मैंने बाई निंगबिंग को अपने बाएं हाथ पर पट्टी बांधे देखा। उसके बाद मैंने कितनी भी बहस की, उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब दोबारा कट लगने के बाद बाई निंगबिंग मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई है। ये कट यूं ही नहीं लगा था। अपने शब्द ध्यान से तैयार करने के बाद मैंने सावधानी से अपना मुंह खोला, लेकिन जो शब्द मैं बोल नहीं पाया वे थे, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाऊं? अचानक इतना मन क्यों बदल गया? बाई निंगबिंग ने गहरी सांस ली, बहस नहीं की और मुंह फेर लिया। चलो भी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत बात कह दी है और मैं उसके पीछे दौड़ा। क्या तुम मुझसे बदला लेने का प्लान बना रही हो? मेरी गर्लफ्रेंड होना अच्छी बात नहीं है, उन्हें पता लगाना आसान है। देखो, मैंने अभी तुम्हारी बेइज्जती की है। अगर एक दिन पैरालाइज हो गया तो पुलिस आसानी से पता लगा सकती है कि ये तुम थी, समझी? कोई बेवकूफ़ी मत करो। अपने परिवार के बारे में सोचो, उनका दिल टूट जाएगा। बहुत हो गया। बाई निंगबिंग अचानक रुक गई। उसकी आवाज़ धीमी और फुसफुसाने जैसी थी। तुमने कहा था कि तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं मान गई। तुम मेरे साथ मज़े करना चाहते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम और क्या चाहते हो कि मैं मान जाऊं? गुहान, तुम सच में एक घटिया आदमी हो। मैं बाई निंगबिंग के गुस्से से थोड़ा हैरान रह गया।